गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। चलिए स्टार्ट करेंगे हम आज अपनी क्लास। हमने अपनी प्रीवियस क्लास में चैप्टर कौन सा कंप्लीट कर लिया था? 7 और 9, है ना। आईपीसी का चैप्टर 7 और 9 कंप्लीट कर लिया था। ऑफेंसेस अगेंस्ट एंड रिलेटिंग टू पब्लिक सर्वेंट और फोर्सेस से रिलेटेड। बीच का जो चैप्टर था चैप्टर 8, वो हमने छोड़ दिया था, तो वो चैप्टर 8 आज हम कंप्लीट करेंगे। ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, है ना। तो चलिए स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। ये देखिए, आपका जो चैप्टर 8 है वो है ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराध। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है ये सेक्शंस याद है आप लोगों को? चैप्टर 8 कहाँ से कहाँ तक है? 141 to 160। 141 to 160, यस। तो जो हमने पहले कंप्लीट किया अपनी प्रीवियस क्लास में चैप्टर 7 एंड चैप्टर 9, तो वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। बस चैप्टर 9 में 166A और 166B आप लोग बस अच्छे से पढ़ना, क्योंकि वो रिसेंट अमेंडमेंट है, तो वहां से क्वेश्चन पूछ रहे हैं एग्जाम में आजकल। तो 166A और 166B को ध्यान देना, है ना। फिर उसके बाद ये जो चैप्टर 8 है जो हमने छोड़ रखा था आज, जिसको हम पढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहली सेक्शन जो है आपकी वो है 141 अनलॉफुल असेंबली। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं विधि विरुद्ध जमाव। एक बार हम पहले डायरेक्ट लैंग्वेज पढ़ लेते हैं हिंदी और इंग्लिश में, उसके बाद में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। 141 में क्या कहा गया है? 141 में कहा गया है एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन्स is designated an unlawful assembly if the common object of the persons composing that assembly is, क्या कहा गया है? 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव विधि विरुद्ध जमाव कहा जाता है यदि उन व्यक्तियों का जिनसे वह जमाव गठित हुआ है सामान्य उद्देश्य हो। क्या हो? तो अभी इसमें 5 पॉइंट्स दिए हैं, देखिए। अगर ये 5 ग्राउंड्स हैं, इनका कॉमन ऑब्जेक्ट जो है ये 5 ग्राउंड है, तो वो अनलॉफुल असेंबली है। फर्स्ट, टू ओवरऑ बाय क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, legislature of any state or any public servant in the exercise of the lawful power of such public servant। सॉरी। तो पहला क्या है इनका, क्या सामान्य उद्देश्य हो? इनका पहला सामान्य उद्देश्य हो केंद्रीय सरकार को, किसी राज्य सरकार को, संसद को, किसी राज्य के विधानमंडल को या किसी लोक सेवक को, जबकि वह ऐसे लोक सेवक की विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहे हो, आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा आतंकित करना। टू ओवरऑल मतलब क्या होता है? आतंकित करना। ये जो वर्ड है ओवरऑल मीन्स आतंकित करना। एक बात ध्यान रखिएगा, ये वर्ड हमने पहले भी सेक्शन में पढ़ा है, टू ओवरऑल। तो ये जो वर्ड होता है आतंकित करने का मतलब होता है यहाँ पर एक टाइप से हार्मफुल वीपन का यूज करके डराया जाता है ना, कि सामने वाले को एकदम टेरर में डाल दो कि वो बहुत डर जाए, आतंकित करना, है ना। ध्यान रखना। सेकेंड ग्राउंड क्या है? टू रेसिस्ट द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और ऑफ एनी लीगल प्रोसेस, किसी विधि के या किसी वैध आदेशिका के निष्पादन का प्रतिरोध करना। Third ground is to commit any mischief or criminal trespass or other offenses, किसी रिष्ठी या आपराधिक अतिचार का या अन्य अपराध का करना। Fourth one is to commit any mischief, by means of criminal force or show of criminal force to any person to take or obtain possession of the property or to deprive any person of the enjoyment of a right of way or the use of water or any other incorporeal right of which he is in possession or enjoyment, or to enforce any right or supposed right। क्या बोल रहे हैं? फोर्थ ग्राउंड में किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी संपत्ति का कब्जा लेना, अभिप्राप्त करना, या किसी व्यक्ति को किसी मार्ग के अधिकार के उपभोग से वंचित कर देना, या जल के उपभोग करने से के अधिकार से वंचित कर देना, या अन्य अमूर्त अधिकार से जिसका वह कब्जा रखता हो या उपभोग करता हो वंचित करना, या किसी अधिकार या
अनुमित अधिकार को प्रवर्तित करना। फिफ्थ वन इज बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू कंपेल एनी पर्सन टू डू व्हाट he is not legally bound to do or to omit to do what he is legally entitled to। आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी व्यक्ति को वह करने के लिए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध ना हो या उसका लोप करने के लिए जिसे करने के वह वैध रूप से हकदार हो विवश करना। फिर इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी है। An assembly which was not unlawful when it assembled may subsequently become the unlawful assembly। कोई जमाव जो इकट्ठा होते समय विधिविरुद्ध नहीं था, बाद में विधिविरुद्ध जमाव हो सकेगा। तो ये तो हो गई आपकी डायरेक्ट लैंग्वेज। अब मैं आपको इसको की पॉइंट से समझा देती हूँ कि एक्चुअली में अनलॉफुल असेंबली है क्या। तो देखिए, सबसे पहले जो इसमें लिखा है स्टार्टिंग में सबसे पहले कि 5 और मोर पर्सन, मतलब कम से कम मिनिमम 5 व्यक्ति चाहिए अनलॉफुल असेंबली को बनाने के लिए। कोई भी असेंबली अनलॉफुल असेंबली तब तक नहीं कही जाएगी जब तक कि उनका कॉमन ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे बताए गए 5 ग्राउंड्स करना ना हो। तो 141 में ये जो 5 ग्राउंड्स अभी हमने पढ़े, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अगर वो कॉमन ऑब्जेक्ट है उन 5 या 5 से ज्यादा पर्संस का और उस कॉमन ऑब्जेक्ट को अग्रसर करने के लिए वो इकट्ठे होकर के वहां पर बातचीत कर रहे हैं, तो वो है अनलॉफुल असेंबली। नॉर्मली 5 पर्सन या 5 से ज्यादा पर्सन यदि नॉर्मली एक जगह इकट्ठे होकर बातचीत कर रहे हैं, नॉर्मली ऐसे सपोज करिए कि आप लोग भी हैं, तो आप लोग शाम को निकल जाते हैं, अपने 5 दोस्त खड़े हैं चाय की टपरी पे चाय पी रहे हैं, वहां पर कुछ गप्पे शप्पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अनलॉफुल असेंबली हो गई। इट इज नॉट एन अनलॉफुल असेंबली। इसलिए वर्ड्स भी कैसा यूज किया गया है कि एन असेंबली ऑफ 5 और मोर पर्सन, है ना, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का जमाव। तो अभी इन्होंने पहले ही उसको अनलॉफुल नहीं डिक्लेयर कर दिया, अभी जमाव ही बोल रहे हैं, असेंबली ही बोल रहे हैं। लेकिन ये कब अनलॉफुल हो जाएगी? तो इट बिकम्स अनलॉफुल व्हेन द ऑब्जेक्ट ऑफ द असेंबली इज अनलॉफुल। सो व्हाट इज द कॉमन ऑब्जेक्ट या व्हाट इज द अनलॉफुल कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट असेंबली? तो वो है जो यहाँ आगे 5 ग्राउंड्स में बताया गया है, विच इज मेंशन्ड इन 5 ग्राउंड्स, है ना, लेटर पार्ट ऑफ दिस सेक्शन। So that is called what? Unlawful assembly if the common object of those 5 or more persons which are assembled together, if their common object is to fulfill the conditions which are given in the 5 clauses। ठीक, क्लियर है ये बात कि वो 5 व्यक्ति, 5 या 5 से ज्यादा व्यक्ति। तो आपको देखिए कभी कभी एग्जाम में ऑप्शन ऐसा भी आ सकता है, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, अगर आपको ऑप्शन मिले एग्जाम में कि मोर देन 4, कि अनलॉफुल असेंबली के लिए कितने मेंबर्स आवश्यक हैं, और उसमें अगर आपको ऑप्शन आ जाए मोर देन 4, 4 से अधिक, तो आप इस पर टिक करके आइएगा, ये करेक्ट आंसर होगा। 4 से अधिक मेंबर अनलॉफुल असेंबली के लिए पर्याप्त हैं। 5 या 5 से ज्यादा हो सकते हैं, मतलब मिनिमम कितने, 5 तो होने ही चाहिए। तो मोर देन 4 यदि लिखा है आपको ऑप्शन में कि 4 से अधिक, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, आगे देखते हैं, अब ग्राउंड समझते हैं। अब ये जो 5 या 5 से अधिक मेंबर्स इकट्ठे हुए हैं अपना कॉमन ऑब्जेक्ट, तो क्या क्या कॉमन ऑब्जेक्ट है? तो पहला कॉमन ऑब्जेक्ट क्या देखा हमने? पहला कॉमन ऑब्जेक्ट देखा हमने टू ओवरऑल बाय क्रिमिनल फोर्स और टू शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स। मतलब आप सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर या किसी पब्लिक सर्वेंट को, व्हेन द पब्लिक सर्वेंट एक्सरसाइजिंग हिज ड्यूटी, आप क्या कर रहे हो? ओवरऑल बाय क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स के द्वारा उनको रोकने की कोशिश कर रहे हो, है ना। आप राज्य सरकार को, केंद्रीय सरकार को, संसद को, किसी लोक सेवक को, जबकि वह अपना लोक सेवक कर्तव्य निर्वहन कर रहे हैं, विधिपूर्ण शक्ति का प्रयोग कर रहे हैं, आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा या आपराधिक द्वारा आतंकित कर रहे हैं, उनको डरा रहे हैं कि आप ऐसा काम नहीं करो, या करने के लिए या ना करने के लिए जो भी है ना, तो उनको आतंकित कर रहे हैं। तो पहला ग्राउंड क्या हो गया? टू ओवरऑल। फर्स्ट ग्राउंड इज टू ओवरऑल। किस किस को? ये पूरी आप एक लिस्ट बना लो, इनको पॉइंट्स में तोड़ सकते हो। टू ओवरऑल स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट और एनी पब्लिक सर्वेंट। Second ground is to resist the execution of any law or any legal process। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई भी एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ
या कोई लीगल प्रोसेस जो है उसको आप रेसिस्ट कर रहे हैं, यू आर रेसिस्टिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ एनी लॉ और एनी लीगल प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ कोर्ट डिक्लेयर्स अ डिक्री, है ना, कोर्ट ने कोई डिक्री पारित की, उसका निष्पादन होना है, दैट डिक्री शुड बी एग्जीक्यूटेड, होगी ही वो। तो अगर अब कोई पर्सन उस एग्जीक्यूशन में कोई बाधा डालता है, वो नहीं चाहता कि डिक्री का एग्जीक्यूशन हो, तो इफ अ पर्सन रेसिस्ट दैट एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, देन अगर वो सिंगल पर्सन है तब तो नहीं है, लेकिन अगर 5 और 5 से ज्यादा व्यक्ति मिलकर के उस डिक्री के निष्पादन को रोकने की कोशिश करेंगे, वो भी कैसे, क्रिमिनल तरीके से, क्रिमिनल फोर्स का यूज करते हुए, तो क्या हो जाएगा, अनलॉफुल असेंबली कहलाएगी। या कोई भी लॉ देख लीजिए, जैसे अभी आपने देखा था सीएए वगैरह निकला है ना, कोई भी नया कानून आया, तो वो नया कानून क्या है, कोई भी न्यू लॉ जब आएगा तो उसको एग्जीक्यूट कराना पड़ेगा। तो न्यू लॉ के एग्जीक्यूशन में अगर कोई रेसिस्टेंस क्रिएट कर रहा है 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलकर के, तो क्या होगा, वो अनलॉफुल असेंबली कहलाएगा, क्योंकि आप विधि के एग्जीक्यूशन को रोक रहे हो। तो विधि के एग्जीक्यूशन को यदि आपने रोका है, रोकने के लिए आप असेंबल हुए हो, तो वो अनलॉफुल असेंबली है। ठीक है, यहाँ पर अभी सिर्फ असेंबल होने की बात हो रही है, यहाँ पर लोग अभी इकट्ठे होकर के ये सब काम करने का ऑब्जेक्टिव, ये सब ऑब्जेक्ट है, कॉमन ऑब्जेक्ट है उनका ये सब करने का, इसको करने के लिए 5 या 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है, टू कमिट एनी मिस्चीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास और अदर ऑफेंसेस, तो किसी रिष्ठी या आपराधिक अत्याचार या अन्य अपराध का करना। तो यहाँ पे दो अपराधों के नाम तो बिल्कुल स्पेसिफिक लिख दिए इन्होंने, मिस्चीफ एंड क्रिमिनल ट्रेसपास, और अदर ऑफेंस वर्ड दिया है इन्होंने, क्या दिया है, और एनी अदर ऑफेंस। तो अगर आप इसको नॉर्मली पढ़ेंगे तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ क्या ध्यान रह जाएगा, थर्ड पॉइंट में, मिस्चीफ एंड क्रिमिनल ट्रेसपास, यू फॉरगॉट अदर ऑफेंस, है ना, आप भूल जाएंगे कि यहाँ पे अन्य अपराध भी है, तो भूलना नहीं है ना। ध्यान रखिएगा कि अनलॉफुल असेंबली में जब 5 या 5 से ज्यादा लोग मिलकर के, उनका कॉमन ऑब्जेक्ट क्या है, कोई रिष्ठी कार्य करना, कोई आपराधिक अत्याचार करना, है ना, टू कॉज मिस्चीफ और टू कॉज क्रिमिनल ट्रेसपास, इट इज common object of an unlawful assembly, then it is unlawful assembly. लेकिन there are also other offenses for which if 5 or more persons are assembled together to commit that offense, then it is also called unlawful assembly. So what are other offenses? So ये जो अन्य अपराध हैं या ये जो अदर ऑफेंस है, इनको हम कहाँ से डील करेंगे, इनको हम देखेंगे सेक्शन 40 से। हमने सेक्शन 40 पढ़ी थी, वी रीड सेक्शन 40, the definition of offense. In that, in paragraph 3rd, we read that the offenses under section 141 for which in any special or local law punishment is given up to 6 months or upward. So those offenses are called offenses within the meaning of section 141. So the word other offenses which is given in this third clause कहां से कनेक्टेड होगा, इट इज कनेक्टेड फ्रॉम सेक्शन 40 पैरा थर्ड। ठीक है, सेक्शन 40 में जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी उसके पैरा थर्ड में ऑफेंसेस शब्द को परिभाषित किया गया था, जहां पर अपराध शब्द को परिभाषित करते हुए वहां पर लिखा है कि धारा 141 के अंतर्गत यदि किसी स्पेशल और लोकल लॉ में उसकी पनिशमेंट, ऐसे अपराध की पनिशमेंट 6 मंथ और 6 मंथ से ज्यादा है तो वो अपराध कहे जाएंगे। तो ये जो अन्य अपराध है ये धारा 41 से कनेक्टेड होंगे, और स्पेशल और लोकल लॉ में यदि अनलॉफुल असेंबली के थ्रू कोई अपराध हो रहा है और उसमें 6 मंथ या 6 मंथ से ज्यादा की सजा है, तो वो ऑफेंसेस यहाँ 141 में आके कनेक्टेड हो जाएंगे और पनिशेबल होंगे अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो थर्ड ऑब्जेक्ट क्या हो गया अनलॉफुल असेंबली का, मिसचीफ क्रिएट करना, क्रिमिनल ट्रेसपास क्रिएट करना, एंड अदर ऑफेंसेस व्हिच ऑफेंसेस फॉर व्हिच पनिशमेंट इज गिवन 6 मंथ और अपवार्ड्स। ये याद रखना, 6 मंथ और 6 मंथ से ऊपर वाले जो अपराध होते हैं वो भी इसमें कवर होंगे, उनसे नीचे नहीं होंगे। मींस दोज ऑफेंसेस फॉर व्हिच पनिशमेंट इज लेस देन 6 मंथ, इन दैट मैटर्स अनलॉफुल असेंबली कंसेप्ट इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, तो वहां पर अनलॉफुल असेंबली का कंसेप्ट एप्लीकेबल नहीं होगा, जहां पे 6 मंथ से नीचे के अपराध है वहां नहीं होगा। अब आगे देखते हैं इसका कौन सा वाला क्लॉज, फोर्थ क्लॉज। फोर्थ क्लॉज में क्या बोला है, फोर्थ क्लॉज में बोला है सॉरी, बाय मींस ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स।
टू एनी पर्सन टू टेक और ऑब्टेन पोजेशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी। अब क्या कर रहे हैं कि आपराधिक बल द्वारा या आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी संपत्ति का कब्जा लेने की कोशिश कर रहा है कोई व्यक्ति। मतलब ए पर्सन रीच टू द हाउस ऑफ बी एंड शो क्रिमिनल फोर्स टू देम फॉर विच पर्पस कि they take the possession of the property of B by using criminal force. If the persons from the side of A there are 5 or more persons, then it is unlawful assembly. ठीक है, अगर A पक्षकार के साथ 5 या 5 से अधिक पर्सन्स मिलकर के B पक्षकार की संपत्ति पर जाते हैं उसको उसकी संपत्ति से बेकब्जा करने के लिए, और कैसे करते हैं, उसको आपराधिक बल का प्रदर्शन द्वारा या आपराधिक बल का यूज करके उसको संपत्ति से निकालने की कोशिश करते हैं, पोजेशन लेने की कोशिश करते हैं 5 या 5 से लोग, तो वो क्या कहलाएंगे। तो मतलब इस काम के लिए इकट्ठे हुए तो वो क्या है, अनलॉफुल असेंबली ना, इस पर्पस के लिए वो असेंबल्ड हुए हैं 5 लोग, देन इट इज अनलॉफुल असेंबली। अब लेकिन देयर इज एक्सेप्शन ऑफ क्लॉज 4। व्हाट इज दैट? दैट इज राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। याद रखना है आपको, ठीक है। क्लॉज 4 का एक्सेप्शन क्या है? क्लॉज 4 का एक्सेप्शन है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी या राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, पूरा पार्ट, नॉट ओनली प्रॉपर्टी, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। यदि कोई व्यक्ति संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा या अपनी खुद की प्राइवेट प्रतिरक्षा में कोई ऐसा काम कर रहा है फोर्सफुली, वो आपराधिक बल का उपयोग कर रहा है या वो फोर्स यूज कर रहा है, तो वो अनलॉफुल असेंबली नहीं मानी जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, यू आर लिविंग इन योर हाउस, है ना, एंड यू आर नॉट अलोन, देयर आर 5 और मोर मेंबर्स इन योर फैमिली, ठीक है। यू होल्ड दैट हाउस, योर पोजेशन इन दैट हाउस, सडनली 5 or more persons came to your house and attack on you. So what is that? That is riot. आगे पढ़ेंगे कि रियॉट क्या होता है, ठीक है। तो यदि देखो 5 या 5 से ज्यादा व्यक्ति एक ऐसे घर पर आए, कैसे घर पर आए, जहां पर ऑलरेडी 5 व्यक्ति रहते हैं उस घर में, 6 व्यक्ति रहते हैं उस घर में, आए और उनके ऊपर अटैक किया, तो अब ये 5 और 6 व्यक्ति हैं, ये क्या करेंगे भाई, अपनी संपत्ति तुम्हें तो दे नहीं देंगे, वो अपनी संपत्ति बचाने के लिए तुम पर अटैक करेंगे, तुमसे लड़ेंगे। तो अब ये 5 या 5 व्यक्ति अगर इन लोगों पे अटैक करते हैं, सपोज करो भाई घर में मम्मी थी, उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, घर में ये लोग घुस रहे थे, जबरदस्ती कर रहे थे, मम्मी ने क्या किया, बेलन उठा के मार दिया एक में। घर में कोई छोटा भाई है, उसको कुछ समझ में नहीं आया, वो ऊपर खड़ा था, उसने ऊपर से कुछ वजनदारी पत्थर वत्थर फेंक दिया, हमने जो भी किया, तो क्या अब इन लोगों को अनलॉफुल असेंबली के लिए वो कर दिया जाएगा कि अरे इन लोगों ने प्लानिंग की होगी कि ऐसा ऐसा करेंगे? नहीं, वो अपनी प्राइवेट डिफेंस में यूज कर रहे। तो ध्यान रखना, अगर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में कोई पर्सन कोई काम करता है अपनी प्राइवेट संपत्ति को बचाने के लिए, तो वो इसका एक्सेप्शन होता है, बस उसको प्रूफ करना होता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में ये एक्ट हुआ है, ठीक है। तो जब 5 या 5 से अधिक लोग मिलकर के किसी संपत्ति पर कब्जा करने के आशय से मिलते हैं, असेंबल्ड होते हैं, किसी पर्सन को डिप्राइव करने के आशय से किसको जो है इसके अधिकार से वंचित कर दिया जाए, अब वो देखो मार्ग का अधिकार भी उसमें शामिल कर दिया, जल का उपभोग का अधिकार भी शामिल कर दिया, तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि किस किस से संपत्ति से कब्जा अभिप्राप्त करने के लिए, मार्ग के अधिकार के लिए, उपभोग जल का उपभोग करने के अधिकार, और अन्य अमूर्त अधिकार जो भी होते हैं, जो अभी हमने टीपीए वगैरह में आपने पढ़े होंगे, जितने भी हमारे इनकॉर्पोरियल राइट होते हैं, वो सारे अधिकारों से वंचित करने के लिए जब 5 या 5 से अधिक लोग मिलकर के कोई असेंबल्ड होते हैं कि ऐसा करना है अपन को चल करके, तो वो अनलॉफुल असेंबली होती है, ठीक है। व्हेन 5 और मोर मेंबर्स असेंबल्ड टुगेदर फॉर दीज पॉइंट्स, इसको आप ब्रेक कर लीजिए कि टू ऑब्टेन पोजेशन, फर्स्ट ग्राउंड टू डिप्राइव एनी पर्सन ऑफ द एंजॉयमेंट ऑफ राइट ऑफ वे, सेकंड to use or to deprive any person to use of water, third or other incorporeal right, ठीक है। फिर लास्ट में इसमें एक लाइन दी है, टू इन्फोर्स एनी राइट और सपोज्ड राइट, है ना, कोई किसी अधिकार या अनुमित अधिकार को प्रवर्तित कराना, तो वही जब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में कोई व्यक्ति अगर काम कर रहा है तो वो राइट इन्फोर्स कराने के लिए नहीं कहलाया गया, वो तो अपना राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस यूज कर रहा है। मतलब आप किसी व्यक्ति के घर में जा रहे हो उसको बेकब्जा करने के लिए, किस हक से आप कह रहे हो कि मुझे तो राइट है, मैं अपना अधिकार इन्फोर्स कराने के लिए जा रहा हूँ। ए पर्सन
कह रहा है कि बी जिस मकान पर है वो मकान मेरा है और बी खाली नहीं कर रहा है, मुझे खाली करवाना है, तो ए 5 या 5 लोगों के साथ मिलकर के क्या कहता है कि हम इनको बाय क्रिमिनल फोर्स जो है शो करके और इनसे अपना मकान खाली करवाएंगे, 5 लोग इकट्ठे हुए कि बी का मेरा, वो क्या कह रहा है कि अपना राइट इन्फोर्स कर रहा है। भाई बी तो ए कह रहा है कि बी जो जिस मकान में रह रहा है वो मकान मेरा है और मुझे वो मकान खाली करना है, इसके लिए 5 लोग उसने बुलाए, इकट्ठे करे, और अब वो प्लान कर रहे हैं कि इनको कैसे निकालना है, क्या करना है। तो ये क्या है, अनलॉफुल असेंबली है। ठीक है, अब by means of criminal force or show of criminal force to compel any person to do what he is not what he is not legally bound to do, ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। क्या कि लीगल, इलीगल और लीगल, तो यहाँ पर क्या है, ओमिशन हो रहा है और लीगल ड्यूटी जो है आपकी, मतलब जो काम करने के लिए आप आबद्ध हैं वो काम करने से आपको रोका जा रहा है और जो काम आपको करना चाहिए वो करने नहीं दिया जा रहा है। दो चीजें इसमें बोली हैं। तो क्रिमिनल फोर्स का यूज करते हुए या शो ऑफ फोर्स का यूज करते हुए कोई पर्सन, 5 या 5 से अधिक लोग असेंबल्ड हुए हैं इस पर्पस से कि अपन इनको ये काम नहीं करने देंगे। कौन सा काम नहीं करने देंगे, विच ही इज लीगली बाउंड टू डू, और या फिर 5 or more person assembled together with common object that they by showing criminal force or by using criminal force क्या करेंगे, किसी पर्सन को डराएंगे, धमकाएंगे कि जो उसका काम है करने का वो ना करे, ओमिट करवाने के लिए, टू ओमिट टू डू व्हाट ही इज लीगली एंटाइटल्ड टू डू। कोई पब्लिक सर्वेंट है या कोई पब्लिक सर्वेंट नहीं भी है, नॉर्मल भी कोई है। अब इसमें जो एक्सप्लेनेशन है वो इम्पोर्टेंट है। एक्सप्लेनेशन में कहा है कि कोई भी एक असेंबली जो है, जरूरी नहीं है कि असेंबली अपने शुरुआती स्टेज पर अनलॉफुल हो, कोई सामान्य जमाव भी हो सकता है, सामान्य तौर पे लोग इकट्ठे हुए, लेकिन बाद में वो विधि विरुद्ध बन गया। कैसे विधि विरुद्ध बन गया, नॉर्मल लोग 5-6 लोग इकट्ठे हुए थे, लेकिन सडनली वहां पर क्या हुआ, दो लोगों के बीच में जब फाइटिंग स्टार्ट हुई, तो वो दो लोगों के बीच में जब फाइटिंग स्टार्ट हुई तो बाकी के जो 5-6 मेंबर्स थे, ए जो है बी को मारने लग गया। वहां पे टोटल 8 लोग थे, ए बी को मारने लग गया, तो बाकी के जो 5 लोग थे उनको या तो रोकना चाहिए था या दूर हट जाना चाहिए था, लेकिन ए के साइड पे सारे बी लोग क्या हुए, अगर उसका फेवर करने लगे और उसका फेवर करते हुए उसके एक्ट के साथ मिल गए और वो भी मारने लगे, तो ये कहलाता कि वहीं पर असेंबली, ये अनलॉफुल असेंबली का पार्ट बन गए। अगर वो वहीं खड़े रहते एक इस तरीके से कि यार ये क्या हो रहा है, उसको वो क्या नहीं करते, उनको एक काम को वो सहमति नहीं देते, तो वो अनलॉफुल असेंबली का पार्ट नहीं कहलाते। लेकिन अगर उन्होंने वहां पर खड़े होकर के और क्या किया, उनको हेल्प करना शुरू कर दिया, तो ये कहा जाएगा कि अनलॉफुल असेंबली बन गई। ठीक है, तो कोई भी असेंबली जो इनिशियल स्टेज पे अनलॉफुल नहीं होती है, बाद में अनलॉफुल हो सकती है। इस पर आप लोग चाहें तो एक केस लॉ लिख सकते हैं, मोती दास ऑन एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन से रिलेटेड केस लॉ है मोती दास वर्सेस में कुछ दिया नहीं है इसमें, 1954 सुप्रीम कोर्ट, मोती दास केस 1964 सॉरी 1954 है ना, 1954 मोती दास केस 1954 on explanation. In this case, the Supreme Court noted with approval that an assembly which was lawful in its inception may turn out into an unlawful assembly by the subsequent acts of its members and without previous consult among its members, provided others forming the assembly have also acquiesced in such unlawful acts. इसमें क्या कहा गया है, इस केस लॉ में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोई असेंबली अपने शुरुआती स्टेज में लॉफुल थी, विधिपूर्ण थी, लेकिन बाद में अनलॉफुल असेंबली के रूप में कन्वर्ट हो सकती है, भले ही उसके जो सदस्य हैं उनके बीच में पूर्व से कोई सहमति नहीं थी, मतलब कोई पूर्व प्लानिंग नहीं थी, उसके बावजूद भी वो अनलॉफुल असेंबली में कन्वर्ट हो सकती है वो असेंबली। उसके मेंबर्स जो अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स माने जाएंगे यदि वो जितने भी मेंबर्स हैं वो सभी जो एक्ट हुआ जिसके कारण वो असेंबली कन्वर्ट हो गई अनलॉफुल असेंबली में, अगर वो
सभी सहमत हो जाते हैं और उनके एक्ट्स में पार्टिसिपेट करने लगते हैं। जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया कि ए और 8 लोग इकट्ठे हुए थे, अच्छे पर्पस से आराम से खड़े हुए थे, सडनली दो लोगों के बीच में वहां झगड़ा शुरू हो गया। अब ये क्या हुआ, क्रिमिनल फोर्स का यूज होने लगा ना, भाई इनने इसको धक्का मारना शुरू कर दिया, वो कर दिया, तो क्रिमिनल फोर्स हो गया, आपराधिक बल का प्रयोग हुआ दो लोगों के बीच में। तो बाकी जो 8 लोग थे अगर वो ए के साइड मिलकर के साथ में बी को धकेलने लगते हैं तो ये क्रिमिनल फोर्स का फिर क्या हो गया, तो ये कन्वर्ट हो जाएगी। अभी असेंबली लॉफुल थी, अब ये अनलॉफुल में कन्वर्ट हो गई, ठीक है ना। तो इस तरीके से, तो ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। अब इस पे सेक्शन 141 पे एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है, वो भी राइट डाउन कर लीजिए। बनवारी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, बनवारी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। बनवारी वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1979। लिख लिया? यस मैम। ओके, नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट सेक्शन 142। इस सेक्शन में कोई डाउट किसी को भी? 142 बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना। अब यहाँ पर मैम केस 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 कौन सा है? बनवारी वर्सेस स्टेट ऑफ बनवारी राजस्थान। वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1979। 79 है 89? 79, 1979, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 142 विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होना। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, whoever being aware of facts which renders any assembly an unlawful assembly intentionally joins that assembly or continues in it is said to be a member of unlawful assembly। जो कोई उन तथ्यों से परिचित होते हुए जो किसी जमाव को विधि विरुद्ध जमाव बनाते हैं, उस जमाव में साशय सम्मिलित होता है या उसमें बना रहता है, वह विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य है, यह कहा जाता है। सो दिस सेक्शन मेक्स इट वेरी क्लियर दैट इफ अ पर्सन रिमेन्स इन एन अनलॉफुल असेंबली आफ्टर he becomes aware that the assembly was unlawful, he shall be deemed to be a member of unlawful assembly। ठीक है ना। क्या है इस सेक्शन में ये कहा गया है कि यदि कोई भी जो पर्सन है वो विधि विरुद्ध जमाव में ये जानने के बाद भी कि ये विधि विरुद्ध जमाव है बना रहता है कंटिन्यू, जैसे ही उसको इस तथ्य का ज्ञान हो गया कि ये जो असेंबली है ये अनलॉफुल असेंबली, उसके बाद भी वो अवेयर होने के बाद भी वो रिमेन है वहां पर, तो ये माना जाएगा कि वो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर है एंड ही शैल बी लायबल, और दायित्व के अधीन होगा। इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट दिस सेक्शन one should either intentionally join knowing that the assembly is unlawful or continue to be a member after being aware of the fact that an assembly, though not unlawful at its inception, has subsequent turned out to be so। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इस सेक्शन में लाइबल होने के लिए दो बातें हैं। पहली, या तो व्यक्ति जानबूझ करके जानते हुए आशय के साथ उसने अनलॉफुल असेंबली को ज्वाइन किया है, पहली चीज। दूसरा, जो असेंबली पहले लॉफुल थी, बिल्कुल विधिपूर्ण असेंबली थी, लेकिन सडनली वो कन्वर्ट हो गई अनलॉफुल असेंबली में, और बावजूद इसके कि वो असेंबली अनलॉफुल असेंबली के रूप में कन्वर्ट हो गई है, बदल गई है, अब वो विधि विरुद्ध जमाव में बदल गई है, उसके बाद भी वो अगर उसका मेंबर बना रहता है, वहां पार्टिसिपेट करता है, तो ये माना जाएगा कि आप
अपनी इच्छा से अनलॉफुल असेंबली के मेंबर हैं और आप लायबल होंगे, ठीक है ना। देन कंटिन्यूस का मतलब क्या है? कंटिन्यू मीन्स फिजिकल प्रेजेंस विद द नॉलेज ऑफ अनलॉफुल कैरेक्टर ऑफ द असेंबली, ठीक है। कंटिन्यूस जो यहाँ पर वर्ड यूज किया गया है कि विधि विरुद्ध जमाव में बना रहता है, सम्मिलित रहता है या बना रहता है। तो विधि विरुद्ध जमाव में बना रहता है का मतलब क्या है कि यदि वो वहां पे सशरीर उपस्थित रहता है, ये नॉलेज होने के बाद भी कि अब ये असेंबली विधि विरुद्ध जो जमाव है, अब ये विधि विरुद्ध जमाव में कन्वर्ट हो चुका, उसके बाद भी वहीं पर अवेलेबल है, तो कहा जाएगा कि वो मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली है, ठीक है। तो दो बातें याद रखना है। फर्स्ट, who intentionally joins the assembly being aware of the fact that it is unlawful assembly, or who continues in the assembly which is lawful at its previous point but afterwards it becomes unlawful assembly, and he aware about this fact that it becomes now unlawful assembly and continues in it, then he is liable under section 142, ठीक। क्लियर है? कोई डाउट है यहाँ पर? एनी डाउट? नो मैम। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 143 पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या बताइए? whoever is a member of unlawful assembly shall be punished with imprisonment of either restriction for a term which may extend to 6 months or with fine or with both। कोई भी विधि विरुद्ध जमाव का सदस्य होगा वह दोनों में से किसी भांति की कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित होगा। ध्यान रखना, अनलॉफुल असेंबली में कितनी पनिशमेंट है? 6 मंथ और फाइन और बोथ। 6 मंथ तक का कारावास हो सकता है या फाइन सिर्फ हो सकता है या दोनों भी हो सकता है, कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, ठीक। नेक्स्ट सेक्शन 144 क्लास। नेक्स्ट सेक्शन क्या देखनी है? 144 सेक्शन 144 ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली आर्म्ड विथ डेडली वेपन। अभी तक जो हमने पढ़ा तो वहां पनिशमेंट जो बताई गई है वो किसकी बताई है कि ऐसे ही ज्वाइन हुए हैं, मींस 5 लोग या 5 से अधिक लोग जो हैं वो ज्वाइन हुए हैं, कैसे? विदाउट एनी डेडली वेपन। वेपन हो सकता है बट इट इज नॉट डेडली। अब बट इन 144 में जो पनिशमेंट है वो ऐसे पर्संस के लिए है who are joined or who are assembled together with deadly weapons, घातक आयुध। घातक आयुध से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जमाव में सम्मिलित होना। whoever being armed with any deadly weapon or with anything which used as a weapon of offense is likely to cause death is a member of an unlawful assembly। क्या कहा गया है? जो कोई किसी घातक आयुध से या किसी ऐसी चीज से जिससे आक्रमण आयुध के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित होनी संभाव्य है। क्या कहा गया है इस सेक्शन में? इस सेक्शन में पहला तो या तो आप डायरेक्ट कोई घातक आयुध लिए हो या फिर कोई ऐसा आयुध, कोई ऐसा आर्म आप लिए हो कि जिससे यदि आप आक्रमण करोगे ना, तो यदि आप आक्रमण करोगे तो उससे संभाव्यता क्या है कि किसी की मृत्यु हो सकती है। अगर उस वस्तु को जो आप आर्म के तौर पे यूज कर रहे हो, आयुध के तौर पे आप ले रहे हो, उपयोग कर रहे हो, अगर उसको आप आक्रमण करो, उससे आयुध के रूप में यदि आप उसको आक्रमण भी करना चाहो तो उससे मृत्यु तक कारित हो सकती है। ऐसी कोई वस्तु लिए हो, या तो डायरेक्टली आप कोई आयुध लिए हो घातक, मतलब either you are taking any deadly weapon or you are taking anything which is not deadly weapon, but if you used that thing as a weapon then it is likely to cause death, then 144 section applicable। तो for example normally अगर आप तलवार लिए हो तो वो क्या है? डेडली वीपन है। अगर आप कोई गन लिए हो, डेडली वीपन है। लेकिन अगर आप कोई डंडा लिए हो तो वो डेडली वीपन तो नहीं है, नॉर्मली डंडा। लेकिन अब उस डंडे को आप इस तरीके से यूज करो वीपन के तौर पे कि उससे डेथ कॉज हो सकती है, तो फिर वो वीपन माना जाएगा। अगर आप किसी डंडे को हैवी से डंडे को आप किसी वाइटल पार्ट ऑफ बॉडी पे यूज कर दोगे, आप सिर पे मार दोगे बहुत जोर से पीछे से, तो सामने वाले की डेथ कॉज हो सकती है। आप उसको हाथ में मारोगे, पैर में मारोगे तो कुछ नहीं होगा, है ना।
लेकिन आप उसको सर पे मारो, आक्रमण के तौर पे यूज करो कि डेथ कॉज हो सकती है, तो फिर वो माना जाएगा कि डेडली वेपन है इस सेक्शन के अंतर्गत। इसी तरीके के एग्जाम्पल आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो या तो डायरेक्टली यू आर यूजिंग एनी डेडली वेपन, और otherwise you use anything as a weapon. If you use as a weapon that thing, then it is likely to cause death. Then अब क्या होगा, तो फिर तो यू आर मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली और ज्वाइन कर रहे हो आप उस असेंबली को, देन यू आर पनिशेबल विथ 2 years imprisonment और फाइन और बोथ। 2 साल तक की सजा हो सकती है या जुर्माना हो सकता है या दोनों। So you have to remember this thing, that in all provisions of IPC where the word given or या हिंदी में या, उसका मतलब होता है कि it is punishable with imprisonment or only with fine or with both. It is discretion of the court. ठीक है, 144 क्लियर है, कोई डाउट? आगे बढ़े। वन 145 सेक्शन 145 में क्या है अब, ज्वाइनिंग और कंटिन्यूइंग इन अनलॉफुल असेंबली नोइंग इट हैज बीन कमांडेड टू डिस्पर्स। इंपॉर्टेंट सेक्शन, ठीक है, एग्जाम में आ सकती है। किसी विधि विरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि उसके बिखर जाने का समादेश दे दिया गया है, सम्मिलित होना या उसके बने रहना। ये सेक्शन अभी आ सकती है एग्जाम में रिसेंटली, बिकॉज कोरोना चल रहा है और बहुत जगह ये अभी आदेश है, कर्फ्यू वगैरह लग रहा है, तो लोगों को आदेश दिए जाते हैं कि इकट्ठे मत रहो, इकट्ठे मत खड़े हो, इकट्ठे मत खड़े हो। तो ये सेक्शन पूछ सकते हैं, है ना, अभी रिसेंटली जैसा माहौल चल रहा है, तो हमें इसको थोड़ा अच्छे से देख लेना चाहिए। क्या है, यहाँ कह रहे हैं कि जिस विधि विरुद्ध जमाव को बिखर जाने का समादेश मिला है, मतलब ऑर्डर दे रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं कि इकट्ठे मत खड़े रहिए, अलग अलग रहिए, दूर दूर खड़े होइए, उसके बाद भी नहीं मान रहे, इकट्ठे खड़े हो रहे हैं, डिस्पर्स होने का ऑर्डर दिया, अलग अलग होने का ऑर्डर दिया है, उसके बाद भी खड़े हो रहे हैं जानबूझ करके, तो माना जाए कि अनलॉफुल असेंबली है। लेकिन अनलॉफुल असेंबली के इंग्रेडिएंट साथ में चलेंगे। अनलॉफुल असेंबली तभी मानी जाएगी जब वो 5 ग्राउंड्स होंगे जो हमने 141 में पढ़े हैं, है ना। तो whoever joins or continues in an unlawful assembly knowing that such unlawful assembly has been commanded in the manner prescribed by law to disperse shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with both. जो कोई किसी विधि विरुद्ध जमाव में यह जानते हुए कि ऐसे विधि विरुद्ध जमाव को बिखर जाने का समादेश विधि द्वारा विहित प्रकार से दिया गया है, सम्मिलित होगा या बना रहेगा, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सपोज कीजिए 5 or more members assembled together and planning for do something, ठीक है, and the common object is among one of the ground which is mentioned in 141, ठीक है। सेक्शन 141 के ग्राउंड्स में से ही कोई ग्राउंड का कॉमन ऑब्जेक्ट को लेकर के 5 या 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए और ये प्लानिंग कर ही रहे थे। उतने में क्या हुआ, किसी ने खबर दे दी कि यहाँ पर ये 5-6 लोग मिलकर के जो है कुछ ना कुछ सर प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ ये लोग गड़बड़ करने वाले हैं। तो उतने में वहां पर पुलिस या कोई अदर अथॉरिटी आ गई, है ना, एनी अदर अथॉरिटी केम एट दैट टाइम एंड दे ऑर्डर टू डिस्पर्स। उन्होंने ऑर्डर किया कि आप जो है अलग अलग हो जाइए। एंड आफ्टर दैट ऑर्डर if the persons of that unlawful assembly don't disperse with each other, then they will be liable under section 145 और उनको पनिशमेंट कितनी मिलेगी, 2 साल की और या फिर ओनली फाइन या दोनों से। क्लियर है, कोई डाउट यहाँ पर? नो मैम। ओके, ठीक है, तो ये अनलॉफुल असेंबली का जो कंसेप्ट था वो हो गया अपना। अब इसकी कुछ सेक्शंस और बची हैं अनलॉफुल असेंबली की, तो वो हम कल देख लेंगे, ठीक है, और रियोटिंग वगैरह की, रियोटिंग और अनलॉफुल असेंबली की, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से कंसेप्ट? यस मैम, थैंक यू। ओके, कल कंटिन्यू करते हैं। गुड नाइट मैम। गुड नाइट।
Thank you, ma'am. Good night. वेलकम।